1857 का विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है, क्योंकि 1857 के विद्रोह को 3 नाम से हम जानते हैं। एक तो 1857 का विद्रोह, दूसरा सैनिक विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। अब ये चीज मैं क्लियर कर देती हूँ कि सैनिक विद्रोह तो इसलिए कहते हैं क्योंकि सैनिकों के द्वारा वो विद्रोह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मेरठ से वो विद्रोह स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि 1857 के विद्रोह का केंद्र कहाँ था। केंद्र तो बहुत सारे थे। 1857 का विद्रोह शुरुआत कहाँ से हुई थी, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो कहाँ से, मेरठ से हुआ था। ठीक है, वो आगे मैं आपको चैप्टर में बताती चलूंगी कि किस तरह से विद्रोह स्टार्ट हुआ था। तो 1857 का विद्रोह हमारा मेरठ से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो सैनिकों के द्वारा हुआ था, इसलिए उसे सैनिक विद्रोह कहते हैं। दूसरा है कि पहला विद्रोह था ये जो पूरे भारत में फैल गया था। ठीक है, पूरे भारत में गांव कस्बा जो भी है पूरे भारत में फैल गया था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसके पहले भी बहुत सारे स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे विद्रोह होते रहे थे, लेकिन वो पूरे भारत में नहीं, एक छोटे से क्षेत्र में होता था, फिर उस विद्रोह को वहीं पर दबा दिया जाता था। लेकिन जो 1857 का विद्रोह था ये पूरे भारत में फैलने के कारण इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला गया है। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से 1857 का विद्रोह हुआ था। तो पहले नीतियां और लोग, पहला क्या है, नीतियां और लोग, यानी कि 1857 के विद्रोह के से पहले जो अंग्रेजों की नीतियां थी, मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, नीतियों से भारत के लोग बिल्कुल त्रस्त हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। इसी कारण अगर हम किसी का विरोध करते हैं, विद्रोह करते हैं, तो क्यों करते हैं, जब हमें उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगती, बहुत ज्यादा मतलब कोई बात गलत लगती है, तभी तो विद्रोह करते हैं हम अपने मतलब कि जो भी नेता हो या फिर जो सरकार है उसका विद्रोह तभी तो किया जाता है। तो यहाँ पे भी यही था कि जो अंग्रेजों की नीतियां थी बहुत ही क्रूर नीति थी उनकी, अत्याचारी थे बहुत, वो भारतीयों से बिल्कुल वो फायदा सिर्फ देखना चाहते थे, इसलिए विद्रोह धीरे धीरे विद्रोह बहुत ज्यादा फैल गया था। तो देखिए नीतियां और लोग क्या है, नवाबों से छीनती सत्ता। सबसे पहला क्या है, नवाबों से छीनती सत्ता, जो नवाब या राजा थे उनसे उनकी सत्ताएं छीनती चली गई थी। अंग्रेज क्या चाह रहे थे, जो मुगलों का शासन था वो पूरी तरह से वो समाप्त करना चाहते थे कि कहीं भी मुगलों का शासन ना रहे, उनसे वो सत्ता छीन लेना चाहते थे। और जो भारतीय राजा थे उनसे भी उनकी सत्ता वो वसूल लेते थे, मतलब कि उनकी सत्ता वो छीन लेना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी नीतियां अपनाई थी, जैसे कि सहायक संधि, हड़प की नीति, बहुत सारी ऐसी नीतियां थी जिसके तहत क्या होता था कि वो सबकी सत्ता उनसे वो छीनते चले जा रहे थे। देखिए अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में एक थी, जो अवध है। अवध की जो रियासत थी वो क्या हुआ, आखिरी रियासतों में, जो अंग्रेजों के अधीन जाने वाली रियासतों में आखिरी रियासतों में एक थी। वो कब गई थी, 1801 ईस्वी में अवध पर सहायक संधि थोपी गई थी। सहायक संधि कब थोपी गई थी अवध पर, 1801 में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि सहायक संधि के तहत आखिरी कौन सी रियासत थी जो अंग्रेजों के अधीन हुई थी, तो वो है अवध। और दूसरा क्वेश्चन, अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई थी, 1801 ईस्वी में थोपी गई थी सहायक संधि। सहायक संधि होता क्या था, सहायक संधि में क्या होता था कि अंग्रेज जो भारतीय राजा थे, जो भारतीय रियासत थी, उन्हें ये बोलते थे कि आप अपने मतलब कि एरिया में शासन सही तरीके से नहीं कर पा रहे, तो मैं आपकी सहायता करूंगा। जबरदस्ती होता था कि जबरदस्ती मैं आपकी सहायता करूंगा, और वो उनकी सहायता के लिए उनके राज्य में अपनी सेना तैनात कर देते थे। उस सेना को क्या होता था कि जो रियासतों के राजा होते थे वो उन सेना को फिर ये सैलरी देते थे। ठीक है, उसके बदले सेना को सैलरी देते थे, और अगर एक सेना को सैलरी देते थे और अंग्रेजों को भी पैसे देते थे, और अगर एक मंथ भी वो पैसे देने से चूक जाए या किसी भी कारण थोड़े से पैसे कम पड़ जाए, तो फिर क्या होता था कि उस राज्य को अपने अधीन कर लिया जाता था। ये थी सहायक संधि, कि पहले तो सहायता के लिए उस सेना भेजी जाती थी, जबरदस्ती सहायता करते थे वो कि मैं सहायता करूंगा, फिर क्या बाद में ये बोलते थे कि आप अपने राज्य में सही तरीके से शासन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो राज्य अंग्रेज अपने अधीन कर लेते थे कि हम इस अपने राज्य, आपके राज्य को सही तरीके से शासन करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अवध में 1801 ईस्वी में अवध पर सहायक संधि थोपी गई, और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं फिर से बता रही हूँ कि अंग्रेजों सहायक संधि के तहत अंग्रेजों के अधीन जाने वाला आखिरी रियासत कौन सा था, अवध। अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई थी, 1801 ईस्वी में। अवध को सहायक संधि के
थ्रू अंग्रेजों ने अपने अधीन कब कर लिया था? 1856 ईस्वी में, ठीक है। और कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने ऐलान किया, जिसने अवध को अपने अधीन किया था? तो लॉर्ड गवर्नर जनरल डलहौसी ने, ठीक है। यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं तो ये आप देख लीजिएगा। अब 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, ठीक है। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों की मान्यता दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन आता है कि आखिरी मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। ये फैसला किसने किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उसके बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह की उपाधि नहीं दी जाएगी। तो किसने किया था? गवर्नर जनरल कैनिंग ने। याद रखिएगा कब किया था? 1856 ईस्वी में, 1857 के विद्रोह के एक साल पहले। क्लियर है? अब है किसान और सिपाही। इससे तो क्या हुआ था, देखिए ये जो है, इससे क्या हुआ था कि जो रियासतों के राजा थे, नवाब थे, ये सारे अंग्रेजों से परेशान हो चुके थे, क्योंकि उन पर वो बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, उनके राज्य को अपने अधीन कर रहे थे। यहाँ तक कि बहादुर शाह जफर से बादशाह की उपाधि भी छीन ली थी, ठीक है। बादशाह की उपाधि भी छीन ली गई थी उनके वंशज से। अब है किसान और सिपाही। किसान क्यों परेशान थे? किसान तो गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि 1857 के विद्रोह के कारण क्या क्या है, ठीक है। ये आ सकता है आपका कि 1857 के विद्रोह के उसमें से कई बार आता है ना, इसमें से कौन सा कारण नहीं है 1857 के विद्रोह के, इसलिए आपको सारे कारण पढ़ने हैं, देखने हैं एक बार। कहीं से मैंने बोला था कुछ भी हमें पूछ लिया जाता है, और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, आगे के लिए भी आपको पढ़ना है, आगे के लिए भी आपको हेल्पफुल होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा एक एक चीज अच्छे से समझा के बता रही हूँ। देखिए क्या है, सिपाही और किसान और सिपाही, अभी तो बादशाह और जो क्या है नवाब उनसे परेशान थे। अब क्या है, किसान और सिपाही। किसान क्यों परेशान थे? भारी भरकम कर वसूली से परेशान थे, लगान वसूली से परेशान थे, नील की खेती से परेशान थे, अफीम की खेती से परेशान थे। जबरदस्ती उनसे नील की खेती करवाई जाती थी, जबरदस्ती अफीम की खेती कराई जाती थी। अब एक कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। किसान तो लगान से के कारण परेशान थे, अब भारतीय सिपाही क्यों परेशान थे? उनका क्या होता था, वो अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। वेतन उन्हें कम दिया जाता था, जो यूरोपीय सिपाही थे उन्हें वेतन ज्यादा दिया जाता था, और भारतीय सिपाहियों को वेतन कम दिया जाता था। सेवा शर्तें भी क्या थी कि उन्हें विदेश भी जाना पड़ेगा, और उस समय एक मान्यता थी कि अगर हम समुद्र पार जाते हैं तो हमारा धर्म, अगर मतलब समुद्र के जरिए हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो सकता है। अगर हम जमीन के थ्रू जाएंगे तो कुछ नहीं, लेकिन समुद्र से जाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे? अभी मैंने बताया था, उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। समुद्र यात्रा से जाति और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए समुद्र पार वो नहीं जाना चाहते थे, और उन सिपाहियों से जबरन उन्हें समुद्र पार भेजा जाता था। 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते जाने से कोई इतराज नहीं था। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब 1824 में सिपाहियों को बर्मा जाने का आदेश मिला था तो उन्होंने क्यों इनकार कर दिया था? तो क्यों इनकार कर दिया था? क्योंकि उन्हें समुद्र के रास्ते ले जाया जा रहा था, और लोगों में ये मान्यता थी कि अगर वो समुद्र पार करते हैं, समुद्र से यात्रा करते हैं, तो उनका जाति और धर्म भ्रष्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये लोगों की एक मान्यता थी, इसलिए सिपाही मतलब कि सिपाहियों में बहुत ज्यादा असंतोष था अंग्रेजों के खिलाफ। अब है 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार जाना पड़ेगा। अब क्या हो गया कि यूरोपियों ने एक कानून बना दी, अंग्रेजों ने, कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है सेना में तो उन्हें समुद्र पार जाना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते। तो ये सारे सिपाहियों के विद्रोह के सिपाहियों के असंतोष के और किसानों के असंतोष के कारण थे। अब है सुधारों की प्रक्रिया। 1850 में नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना। क्या हो गया कि अंग्रेजों ने सुधारों की प्रक्रिया, अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अब क्या हुआ, सती प्रथा, आपको पता है सती प्रथा क्या होता है, कि सती प्रथा में क्या होता है, होता था, अब नहीं है सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता था कि अगर किसी औरत के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी चिता के साथ, उसकी लाश के साथ उस औरत को भी जिंदा जला दिया जाता था, और ये बोला जाता था कि ये औरत अपने पति के साथ सती हो गई है। तो ये थी सती प्रथा, जो बहुत ही क्रूर और बहुत ही
मतलब कि बुरी प्रथा मानते हैं हम, बहुत ही बुरी प्रथा थी और बहुत ही क्रूर प्रथा थी। तो इस सती प्रथा का अंत किया गया राजा राम मोहन राय के जरिए। राजा राम मोहन राय अंग्रेजों के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किए थे। उसके खिलाफ कानून बनाया गया था। विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाया गया था कि विधवाएं भी विवाह कर सकती हैं। पहले विधवा विवाह नहीं करती थी, कोई कानून ही नहीं था। विधवा अगर विवाह कर ले तो बहुत बुरा माना जाता था, उसके लिए कानून बनाया गया। लेकिन इससे क्या हुआ था, तो भारत के लोग थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। उन्हें क्या लगने लगा कि अंग्रेज तो हमारे धर्म को बिल्कुल भ्रष्ट करते जा रहे हैं। उन्होंने सती प्रथा पे रोक लगा दी, विधवा विवाह कानून बना दिया, बाल विवाह पे रोक लगा दी। तो इस तरह से क्या हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय जनता होने लगी। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। और इतना ही नहीं, ईसाई धर्म को मानने के लिए उन्होंने क्या किया, 1850 में एक कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया था। अब इस कानून में क्या था, 1850 में जो ईसाई धर्म को अपनाने के लिए कानून बनाया गया, उस कानून में क्या था कि अब कोई अगर ईसाई धर्म मानता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर अधिकार पहले जैसा बना रहेगा। पहले क्या था कि अगर ईसाई धर्म कोई मानता है तो उसकी संपत्ति, जो पुरखों की संपत्ति होती है, उस पर अधिकार खत्म हो जाता था। लेकिन 1850 में जो कानून बनाया गया था उसके तहत ये कानून बना दिया गया था कि अगर कोई ईसाई धर्म को मानता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर अधिकार बना रहेगा, ताकि लोग ईसाई धर्म को अपनाएं और ज्यादा से ज्यादा भारतीय भी ईसाई बन जाएं। ठीक है, तो इन चीजों से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, लोग असंतुष्ट थे अंग्रेजों से कि अंग्रेज तो हमारे धर्म और हमारे जाति का नाश कर रहे हैं। अब आगे देखिए क्या है, अब है सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। अब ये इतने सारे तो असंतोष मैं आपको बता चुकी हूँ, जो पीछे के चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि ये सब हुआ था। नील की खेती के बारे में और बाकी चीजों के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब है सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। सैनिक विद्रोह होता क्या है, जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो उसे हम सैनिक विद्रोह कहते हैं। किसे कहते हैं सैनिक विद्रोह, जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने ऑफिसर का, अपने अफसरों का हुक्म मानने से, ऑर्डर मानने से इनकार कर देते हैं तो उसे हम सैनिक विद्रोह कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सैनिक विद्रोह जन विद्रोह कैसे बन गया। 1857 में शुरू हुए इस बगावत में, जो 1857 में विद्रोह हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, मेरठ में हुआ था। देखिए बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। ये क्वेश्चन बेटा कई बार आ चुका है सीटेट में कि जो 1857 का विद्रोह था वो कहाँ से शुरू हुआ था, तो कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था। अब इस विद्रोह का, जो सैनिक विद्रोह था, इस विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, ये जो ऊपर हम सारे पढ़ चुके हैं ना, ये तो विद्रोह के कारण हो गए कि 1857 के विद्रोह के कारण है सारे। लेकिन एक तात्कालिक कारण होता है किसी भी विद्रोह के। तात्कालिक कारण का मतलब होता है कि जिस कारण विद्रोह अचानक से विस्फोट हो गया विद्रोह का। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो उस समय क्या हुआ था 1857 के विद्रोह में, देखिए नीचे दिया गया होगा, हाँ, मेरठ में से दिल्ली तक मंगल पांडे बैरकपुर अफसरों 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात हुए सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ा हुआ है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और उन्हें और अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। ये था कारण, जो तात्कालिक कारण था। सबसे पहले क्या था कि मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के, मंगल पांडे क्या कहते कि बैरकपुर में उन्होंने अपने मतलब कि मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपने अफसरों पर, जो उनके अफसर थे सिपाही में, उन पर हमला कर दिया था, जिसके कारण क्या हुआ, उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। इससे सिपाही बहुत ज्यादा असंतुष्ट थे क्योंकि उनके सिपाही भाई को ही फांसी की सजा दे दी गई थी। और दूसरा क्या था कि सिपाहियों में ये अफवाह फैल गई थी कि जो कारतूस उन्हें चलाने के लिए दिया जा रहा है उसपे सुअर और गाय की चमड़ी लगी हुई है। तो सुअर और गाय की चमड़ी के कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों ही असंतुष्ट हो गए कि ये तो हमारे धर्म को बिल्कुल भ्रष्ट करना चाह रहे हैं, हमारे धर्म के खिलाफ है, तो हम ये नहीं चलाएंगे, हम इन कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इस कारण क्या हुआ कि 85 सिपाहियों, इन लोगों ने मतलब कि वो कारतूस चलाने से इनकार कर दिया और वो विद्रोह करने लगे। तो उस कारण क्या हुआ, 85 सिपाहियों 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और अपने अफसरों के हुक्म ना मारने के कारण जो बाकी सिपाही थे 10-10 साल की सजा दी गई। यह कब की बात है, 9 मई 1857 की बात है। 10-10 साल की सिपाहियों को सजा दी गई थी और इसी कारण विद्रोह बहुत ज्यादा भड़क गया
और क्या हुआ, मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार हो, देखिए 9 मई की रात में उन्हें सजा दी गई, अब 10 मई की रात को जो सिपाहियों को सजा दी गई थी वो तो चले गए जेल में, जो बचे हुए थे वो क्या किए, मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। और दिल्ली पहुंच के उन्होंने क्या किया कि लाल किले के पास वो क्या किए थे, आके खड़े हो गए। क्यों? बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता बनाने के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजों के आने के पहले पूरे भारत पर मुगलों का शासन था, तो मुगल ही बहादुर शाह जफर भी एक मुगल बादशाह है, तो इनकी बात पूरे भारत के लोग मानेंगे, तो हम विद्रोह का नेता बहादुर शाह जफर को ही बनाएंगे। तो बहादुर शाह जफर पहले तो विद्रोह का नेता बनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो अंग्रेजों की जो शक्ति थी उससे थोड़े से डरे हुए थे कि आखिरकार वो जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को, क्या हुआ था, बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े हुए थे। उस समय जो बहादुर शाह जफर थे वो 80 साल के थे, वृद्ध थे, तो वो अंग्रेजों की शक्तियों से लड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, जो मतलब कि वो जो सिपाही थे, जो विद्रोही थे, वो जबरन महल में घुसकर बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित कर देते हैं। और बहादुर शाह जफर को याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह का नेता कौन था, जो प्रमुख नेता था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो कौन थे? बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर ही अंतिम मुगल बादशाह भी थे। अंतिम मुगल बादशाह किसने घोषित किया था? कैनिंग ने, कि बहादुर शाह जफर के बाद किसी को भी बादशाह की उपाधि नहीं दी जाएगी। याद रखिएगा, पीछे में पढ़ा चुकी हूँ आपको। ठीक है, बूढ़े बादशाह को सिपाही की यह मांग माननी पड़ी। मैं जो भी बेटा पॉइंट बताती जा रही हूँ, प्लीज आप नोट करते जाइएगा, रटने की जरूरत नहीं है, समझ के याद करिए, नोट करते जाइए। किस तरह मेरठ में विद्रोह हुआ, मेरठ से विद्रोह किस तरह वो विद्रोही थे, कब कब क्या हुआ था, फिर वो दिल्ली कैसे आए। 9 तारीख को विद्रोहियों को सजा दी गई और 10 तारीख को जो बचे हुए थे वो सारे दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली पहुंच के बहादुर शाह जफर को जबरन उन्होंने विद्रोह का नेता बना दिया। ठीक है, तो विद्रोह का नेता कौन था? बहादुर शाह जफर। और जो उनका मानना था कि वो मुगल बादशाह है, अंग्रेजों से पहले मुगलों का शासन था भारत में, इसलिए उनकी बात मानी जाएगी। और सही बात भी है, बहादुर शाह जफर ने एक लेटर लिखा रियासतों को, और वो सभी उस विद्रोह में शामिल हो गए। जितने रियासतों को उनका खत मिला था वो सभी विद्रोह में शामिल हो गए। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द है फिरंगी। फिरंगी किसे बोला गया? तो अंग्रेजों को, विदेशी को फिरंगी बोला गया था। इस शब्द में अपमान का भाव था। फिरंगी वही यूरोपियनों को बोला जा रहा था, विदेशियों को, और इस शब्द में क्या होता था? अपमान का भाव होता था, कि उन्हें अपमान की दृष्टि से देख के हम फिरंगी बोला जाता था। अब देखिए क्या है, बगावत फैलने लगी। अब बगावत धीरे धीरे फैलने लगी थी। अब इसमें जो आपको याद करना है, जो पॉइंट याद करना है, वही मैं बताऊंगी, ज्यादा हमें याद पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। अब ये आता है कि कानपुर में, ये मिलान करने वाला कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि 1857 के विद्रोह के का जो केंद्र और उसके नेता कौन है, तो मिलान करने वाला आ चुका है। तो अब बिल्कुल ये केंद्र और नेता कानपुर से कौन थे? नाना साहब। सामने आप लिखेंगे कानपुर, फिर नाना साहब। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया, तो बिल्कुल आप लिखेंगे कानपुर, नाना साहब। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह। लखनऊ में कौन थे? वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। लखनऊ में जो लखनऊ की गद्दी से कौन थे? लखनऊ में मतलब नेता कौन थे? वाजिद अली शाह। याद रखिएगा, बिल्कुल आपको सही से याद रखना है। झांसी में झांसी की कौन थी? लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। ये भी कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में वाजिद अली शाह, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। पॉइंट लिखते जाइए जो मैं आपको बताती जा रही हूँ। कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में वाजिद अली शाह, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। मध्य प्रदेश के मांडवा क्षेत्र, राजगढ़ की राजी अवंतीबाई। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन थी? जो मांडवा क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ प्लीज नोट कर लीजिएगा, सुन के नोट करिए, क्योंकि ये मिलान करने वाला कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन आता रहता है। और अगर मिलान करने का नहीं आया तो कोई एक आ जाएगा ना, कि कानपुर में मान लीजिए याद है कि फैजाबाद में इनमें से कौन सा नेता है जो फैजाबाद में 1857 के विद्रोह के नेता थे। तो फैजाबाद में कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, बरेली के सिपाही बरेली के सिपाही बख्त खान। बरेली में कौन थे? सिपाही बख्त खान थे बरेली में, विद्रोह के नेता। बिहार में कौन थे? कुंवर सिंह। याद रखिएगा, बिहार में कुंवर सिंह थे। तो ये सारा मिलान करने वाला कई बार सीटेट के में आ चुका है। मैं बार बार आपको बोलती हूँ, सीटेट ही नहीं, बाकी भी आप कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें भी ये सब आता है, इसलिए नोट्स बनाने के लिए बोल रही हूँ कि आपके फ्यूचर के लिए नोट्स तैयार हो जाएगा।
अब है कंपनी का पलटवार। ये तो चलो विद्रोह हो गया, विद्रोह कहाँ पे किस तरह से हुआ, कि क्या नेता बने, विद्रोह का कारण मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से विद्रोह का कारण पहले से पनपता आया था, तात्कालिक कारण क्या था, विद्रोह किस तरह से हुआ, कहाँ से फैला, विद्रोह के नेता किसे बनाया गया, ये सारी चीजें आपको नोट करना है। कौन से क्षेत्र में विद्रोह का नेता कौन सा था, कौन थे। अब है कंपनी का पलटवार, यानी कि जब विद्रोह हुआ था तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी तो विद्रोह को दबा ही देती है 1-2 साल में, लेकिन उसका पलटवार क्या हुआ था। देखिए, सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों की उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, एक बार यहाँ से भी क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है कि बहादुर शाह जफर को 1857 के बाद कौन से जेल में डाला गया था, तो रंगून के जेल में डाला गया था। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें भी हमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह के बाद कौन से जेल में डाला गया था, रंगून के जेल में डाला गया था, और वहीं 1858 में डाला गया था रंगून के जेल में, वहीं पे 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। दोनों पति पत्नी को जेल में डाल दिया गया था और 1858 में ही उनके दोनों बेटों को उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई थी। ठीक है, आगे क्या है देखिए, विद्रोह के बाद के साल। अब इससे भी क्वेश्चन आता है, मैं जो आपका वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा चुकी हूँ उसमें आप चेक कर सकते हैं जाके। इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि 1800 विद्रोह के बाद के साल की अंग्रेजों ने क्या क्या अपनी नीतियों में क्या क्या परिवर्तन किए। तो उसमें यही था कि ये कौन सा परिवर्तन है जो अंग्रेजों ने नहीं किए थे, उसमें नहीं शब्द का था। तो हमें ये सारी नीतियां, इसमें पॉइंट्स हैं, कुछ 6 पॉइंट्स है, तो ये 6 पॉइंट्स हमें अच्छे से समझ लेना है। पहला परिवर्तन क्या था, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर तरीके से संभाला जा सके। अब क्या हुआ कि 1857 के बाद 1858 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार थे वो किसी ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ के हाथों में डाल दिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार। ठीक है, पहला तो ये था, भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय का ओहदा दिया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसी में है। पहला पॉइंट ये है कि 1857 के विद्रोह के बाद क्या उनकी नीतियों में परिवर्तन आया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन लेकर, मतलब अधिकार लेकर कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया गया, जो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ थी उनके हाथों में। दूसरा क्या था, भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय का ओहदा दिया गया। भारत के जो गवर्नर जनरल थे उसे किस चीज का ओहदा दिया गया, वाइसराय का ओहदा दिया गया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय का ओहदा कब दिया गया, तो 1858 में, 1857 के विद्रोह के 1 साल के बाद। 2 पॉइंट याद कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है। दूसरा, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। अब अंग्रेजों को समझ में आ गया कि इनके क्षेत्र को हम जबरदस्ती हड़प रहे थे, इसलिए ये बगावत हुई है। तो उन्हें ये भरोसा दिया गया कि उनके भू क्षेत्र पर कभी भी कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों तक, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को भी सौंपने की छूट दी जाएगी। यानी कि जो गोद लिया पुत्र होते हैं, जिसके कारण रानी लक्ष्मीबाई अंतिम सांस तक लड़ती गई और मारी गई, क्योंकि वो अपने जो गोद लिए पुत्र थे उन्हें वो अपना वारिस बनाना चाहती थी और इसके लिए अंग्रेज नहीं चाह रहे थे। तो क्या हो गया कि अब 1857 के विद्रोह के बाद उन्होंने नीतियों में परिवर्तन किया कि वो अपने राजा अपने गोद लिए पुत्र यानी कि दत्तक पुत्र को भी अपना राज्य सौंप सकती हैं और कभी भी उनके भू क्षेत्र को अपने अधीन नहीं किया जाएगा। चौथा, इसमें तो चौथा है, तीसरा है, लेकिन मैं पहले में ही 2 पॉइंट बता चुकी हूँ। इसलिए नेक्स्ट क्या है, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, ये जो आया था ना क्वेश्चन, उसमें यही उल्टा था कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात ज्यादा कर दिया गया, यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया। नहीं, याद रखिएगा 1857 के विद्रोह के बाद क्या हुआ, बिल्कुल ध्यान से समझना है। 1857 के विद्रोह के बाद क्या हुआ कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया और यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ा दिया गया। और उतना ही नहीं, जहां जहां विद्रोह ज्यादा फैला था वहां से लोग सिपाहियों की भर्ती करने के बजाय अवध, बिहार, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों, पठानों में से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाने लगे, क्योंकि यहाँ पे विद्रोह नहीं फैला था और ये जो जगह थी यहाँ पे विद्रोह के केंद्र यही थे, तो वहां से सिपाहियों की भर्ती नहीं की जाने लगी, दूसरी जगह से सिपाहियों की भर्ती की जाने लगी।
उन्हें था कि मुसलमानी विद्रोह के मतलब कि मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अब क्या हुआ, जो मुसलमानों की जमीन थी उसे जमीन और संपत्ति को जब्त अपने कब्जे में कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, और उन्हें शत्रुता की दृष्टि से देखा जाने लगा। और यही विद्रोह था जिसके कारण अंग्रेज ये ठान चुके थे कि हिंदू मुस्लिम में हम फूट डालेंगे। ठीक है, तो मुसलमानों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली थी। बेटा एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन भी आया है कि क्या नहीं था इसमें, और इसमें ये चीजें दी गई थी कि मुसलमानों की संपत्ति जब्त नहीं की गई थी, हिंदुओं की संपत्ति जब्त की गई थी। तो नहीं, मुसलमानों को शत्रुता की दृष्टि से देखा जा रहा था, उनकी संपत्ति और उनके जमीन जब्त कर लिए गए थे। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। अभी तक क्या हुआ था कि वो भारतीय लोगों को तो बिल्कुल क्या बोलते, गवार मानते थे, है ना, असभ्य मानते थे, जो पिछले चैप्टर में मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन अब क्या हुआ, इतने बड़े विद्रोह के बाद वो सुधर गए कि नहीं, अब भारतीय लोगों के रीति रिवाजों और धर्म का भी हम सम्मान करेंगे। नेक्स्ट है, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने और जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। ठीक है, तो ये तो सारे 1857 के विद्रोह के बाद की नीतियां थी, अंग्रेजों ने क्या क्या सुधार किए। तो ये चैप्टर आपका हो चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 1857 का विद्रोह सिर्फ सीटेट नहीं, बहुत जितने भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम होते हैं आप जाके देख सकते हैं। हर कॉम्पिटिशन के एग्जाम का पेपर आप निकालिए, उसे चेक करिए। 1857 के विद्रोह से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ना है। चैप्टर हो चुका है, कहीं कुछ समझ में ना आए तो प्लीज मुझसे दोबारा कमेंट में जरूर पूछें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर से बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए।